today's date is 30 July and day is Thursday. And your today's thought is winners never quit and quitters never win. That's all. Thank you and have a nice day. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पाठ 3 पूरा करा दिया है। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 4, पाठ का नाम है बया का घर की रीडिंग कराने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4, पाठ का नाम है बया का घर। मूर्ख और उद्दंड को शिक्षा देना व्यर्थ है। इस पाठ में जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि मूर्ख और बदतमीज और बेकार लोगों को शिक्षा देना व्यर्थ है। इसमें अपनी ही हानि है। इसमें क्या है? अपना ही नुकसान है। कैसे? आइए कहानी पढ़कर जाने। इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी मूर्ख से, मतलब किसी मूर्ख को अगर हम अच्छी बात बताते हैं तो वो सब बेकार है, बल्कि हम अपना उसमें क्या कर लेते हैं? नुकसान ही कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और नटखट। एक बंदर था, वो कैसा था? बहुत ही शरारती और नटखट, मतलब चंचल स्वभाव का था। इधर उधर कूदता रहता था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा मजा आता था। वो क्या करता रहता था? पूरा दिन इधर से उधर, एक वृक्ष से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, ऐसे करके वो छलांग लगाता रहता था। कभी कभी किसी वृक्ष की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और बहुत सारे करतब दिखाता। करतब मतलब अचरज में डाल देने वाला काम, मतलब अचरज में डाल देने, करतब मतलब तरह तरह के वो दिखाना कि ये कलाकारी वो कलाकारी, इस तरह से वो दिखाता रहता था। पेड़ की डाली पकड़कर झूला करता था। देखकर दूसरे जानवर हंसते थे। उसको देखकर, जो उसकी सारी एक्टिविटीज थी उनको देखकर दूसरे जानवर क्या करते थे? हंसते थे। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। मतलब कुछ जानवर जो थे बहुत अच्छे थे, वो उसको समझाते भी थे प्यार से कि तुम जो सारा दिन ऐसे इधर उधर कूदते रहते हो, कहीं तुमको कभी चोट ना लग जाए। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे जो तुम्हारा इलाज करेंगे? अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा? ऐसे दूसरे जानवर उसको समझाते थे। सुनकर बंदर खी 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 हंसता था। ये सब सुनकर वो क्या? केवल हंसता रहता था, क्योंकि वो बहुत बदतमीज टाइप का बंदर था। फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी समझाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो वैसे ही उछल कूद करता रहता था। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते थे। अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता था, तो जो पेड़ पर क्या होते हैं? पक्षियों के घोंसले बने होते हैं, वो क्या होते थे? हिलने लगते थे। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा धरती पर गिरकर टूट जाता, या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। जब वो ये सब करता था तो उस पक्षियों के अंडे भी गिरते थे, कभी कभी बच्चे भी गिर जाते थे। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पक्षी मतलब जो वहां के जानवर और दूसरे थे, वो उसको समझाते थे कि ऐसी मतलब शैतानी ना करो कि दूसरे को दिक्कत हो जाए। पर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। वो मतलब एक बात सुनता था, लेकिन फिर वो दूसरे कान से निकाल देता था। दिन बीतते गए, ऐसी तरह काफी दिन बीतते गए। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब दिन बदलते गए, बढ़ते गए, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। शैतानी मतलब शरारतें करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते और ये देखते और उससे क्या करने लगे थे? डरने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो झूला झूले पेड़ों में और मेरे घोंसले गिर जाएं। फिर एक दिन बड़े जोर की वर्षा आई। बारिश का मौसम होता है तो बच्चों वर्षा होगी। ऐसी झमाझम वर्षा की सब ओर पानी ही पानी।
इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि सब जगह पानी ही पानी। आकाश में बादल और घटाएं छा गई थी। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर पूरी तरह भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से भी परेशान था। किसी तरह से छिपाने के ठिकाने की खोज में था। खोज मतलब तलाश में था कि किसी तरह उसको सर छुपाने की जगह मिल जाए। पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। उसके पास फुर्सत मतलब खाली समय। वो इतनी शैतानियां करता था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि अपने लिए कुछ सोचे, घर बनाता, कुछ करता। हार कर अब वह वृक्षों के पत्तों में छिपने का प्रयत्न कर रहा था। प्रयत्न मतलब होता है बच्चों कोशिश कर रहा था। जब वो थक गया, हार गया, तो उसने क्या सोचा कि लाओ पेड़ के पत्तों की से ही छुपने की कोशिश कर लेते हैं। भीग कर वह थर-थर कांपने लगा था। इतना भीग गया था कि वो कांप रहा था। उसी वृक्ष पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। जिस वृक्ष में वो बैठा था जाकर, उसमें क्या था, बया ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था जिसमें उसके बच्चे भी रहते थे। साथ ही बया ने वर्षा के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। उसे पता था कि बारिश का मौसम आ रहा है, तो उसने अपने लिए खाने का इंतजाम भी कर लिया था। इसीलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार वर्षा का मजा ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चीची चीची वाला गाना गाने लगते। मतलब जब बया ने अपना पूरा इंतजाम बारिश के लिए कर लिया था, इसलिए वो लोग क्या थे, बारिश का मजा ले रहे थे, खुश थे। उनके पास घर था, खाने की चीजें थी। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे वर्षा में थरथर कांपते हुए बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने देखा कि बंदर जो है भीगा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, तरस आया। उसने कहा, देखो भाई, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में नष्ट मत करो। उसने बया ने बंदर को कहा कि देखो, मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि अपना समय ऐसे ही यूं ही बर्बाद मत करो, कुछ आगे की भी तो सोचो। उसने कहा था, अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर लिया होता, तो आज यह हालत तुम्हारी ना होती। उसने बोला कि अगर जैसे मैंने अपने लिए सारा इंतजाम कर लिया है, वैसे अगर तुमने भी कर लिया होता तो आज ये हालत ना होती। सुनकर बंदर क्रोध में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। क्रोध मतलब गुस्से से वो क्या हो गया, जब उसे लगा कि हमें फिर से समझा रही है, तो उसको क्या गुस्सा आने लगा, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। उसने कहा, अब तो चलो जो हो गया तो हो गया, अब लेकिन आगे के लिए तुम सतर्क रहना, आगे के लिए अपना समझ लेना, मेरी बात को ध्यान से समझो। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो। उसने बोला, अगर तुम्हें भूख लगी तो कुछ दाने हैं, तुम्हें भी दे दें, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया। जब उसने खाने के लिए बोला तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। क्रोध में लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर दिया। उसका जब गुस्सा और बढ़ गया, तो उसने गुस्सा बढ़ गया, तो उसने क्या किया, पेड़ पे छलांग मारी और उसका घोंसला पकड़कर पूरा बुरी तरह से हिला दिया। फिर बोला, लो अब मजा चखो। और क्या बोला गुस्से में कि लो अब तुम्हें भी मजा आएगी। बया का टूटा हुआ घोंसला अब धरती पर पड़ा था और बुरी तरह विलाप कर रही थी। विलाप मतलब दुखी हो गई थी, रो रही थी बुरी तरह। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों आई, क्योंकि उसे क्या था, दुख कि अब उसने ऐसे बदतमीज और बेकार के ऊपर क्यों शिक्षा देने की कोशिश करी। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद मतलब उपस्थित चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। सबने आपस में क्या किया, सबने आपस में सोचा कि अब हम लोग इससे कभी नहीं बोलेंगे, कभी इसको समझाएंगे नहीं। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। उजाड़ मतलब नष्ट कर दिया।
ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। ऐसे उत्पाती मतलब ऐसे शैतान से बचकर ही रहना अच्छा है। शिक्षा है बच्चों, नटखट से बचकर रहना ही अच्छा, मतलब शरारती और बदतमीज लोगों से बचकर रहना अच्छा होता है, बल्कि उनको ज्ञान नहीं हमें देना चाहिए, उनसे हमें बचकर ही रहना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी में पाठ 4 की रीडिंग करा दी है। आगे का मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। A very good morning to the students. This is your second period and I am your teacher from Shiva Group of Institutions. We are welcome you all in the online classes. Students, today I am going to continue the written work of your chapter number 3rd, which is Tit for Tat. Tit for Tat. Okay, so in the previous video we have completed the hard words. So now it's time to start the word meaning. So after having hard words, write down the heading word meaning. Okay, write down the heading word meaning, then underline this and divide your page with the sign as a median. And this side you have to write the word and on the other side you have to write the meaning. Okay, so start with the word, first word, misery. Okay, so the meaning of misery is discomfort. Second word, leaps and bounds. This one, rapidly. Third one, fault. Unsatisfactory feature in a piece of work or in a person's character. Unsatisfactory feature in a piece of work or in person's character. Okay. Fourth one, expensive. Costing a lot of money. Fifth, simply term. A foolish or gullible person. Okay. Sixth one, calmly. Completely motionless. Okay. Last one, ashamed of. Okay. Ashamed of means embarrassed by feeling of guilt.
feeling of guilt. Okay. First one, misery, discomfort, leaps and bounds, rapidly, fault, unsatisfactory feature in a piece of work or in person's character. Expensive, costing a lot of money, simpleton, a foolish or gullible person, calmly, completely motionless, ashamed of, embarrassed by feeling of guilt. Okay, so we have completed the word meaning. If you found any problem, then you can look at the PDF. Okay, now let's come to the next heading, which is missing letters. Okay. Write down the heading missing letters and underline this. Okay. First one. Before starting missing letters, let me tell you that you have to do the missing letters in a complete cursive letters. Okay. So. This one is narrative. Second one, R-E This one is responsibility. R-E-S responsibility. Okay. Third one, E-X-P-E-N-S-I-D-E. Okay. So next one is P dash this one is possessed. Okay, and the last missing letter is fifth. This one is abducted. Okay. So first one narrated, second one responsibility, third one expensive, fourth one possessed, third last one abducted. Okay. So let's start the next exercise, that is who said to whom. Write down the heading who said to whom. Okay. So here there are 5 sentences in this exercise. Okay, let's do the first one. First of all, you have to write the statement, then you have to write the answer as who said these lines to whom. Okay, so first statement, I'll keep it safe. Who said these words? Mahendra. Said to Hirala. Okay. Second statement. Thanks a lot for taking care of my bee.
mean? This one sentence means these words are said by Hiralal to Mahindra. Okay? Third statement. How foolish! What are you talking about? How foolish! What are you talking about? These words are said by Judge to Hiralal. Okay? So, let's come to the fourth statement. How can an eagle fly with a 10-year-old boy? These words are said by Mahindra to Hiralal. Okay? And the last one is you are making a fool out of me. Last one. You are making fool out of me. These words are said by Mahindra to Hiralal. Okay, so students, we have completed the who said to whom. Okay, and we will start the next exercise in the next video. So students, write out your homework. Okay, so students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. Good morning, students. This is your history teacher from Shivaji Group of Institutions. Here welcome you all in the online classes. Students, before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So in the last class, we have started this chapter. Chapter name is the Northern Plains, and in that chapter, we had read about the Northern Plains, its location, and we have started the next topic, which was the basins. That there are three basins, which is the first one is the Satluj basin, the second one is the Ganga basin, and the third one is Brahmaputra basin. So in the last lecture we had read about the first basin, which is the Satluj basin. So today we will continue the same chapter. So students, open your book and open page number 21. And our today's topic is the Ganga basin. The Ganga basin. This is about today's topic. So let's start. The Ganga is the most important river of the northern plains. The Ganga basin is spread across Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. So जो गंगा रिवर है हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बेसिन है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और जो गंगा बेसिन है हमारी, ये
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मीन्स ये बेसिन, गंगा बेसिन ये फैला हुआ है कुछ स्टेट्स तक जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। द गंगा originates from the Gangotri glacier and is also known as Bhagirathi. So it is an important point that Ganga river originates from Ganga river originates from Gangotri glacier. Gangotri glacier, and it is also known as Bhagirathi. It is also known as Bhagirathi. This river is also known as Bhagirathi. In the mountains, it is fed by several tributaries such as Alaknanda, Mandakini and Bhagirathi before it enters the northern plains at Haridwar. So, mountains में ये जो river है, ये गंगा बेसिन है, it is fed by several tributaries, बहुत सारे tributaries के through like Alaknanda, Mandakini and Bhagirathi. Before it means जब नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करने से पहले ये कुछ ट्राइब्यूटरीज में फैला हुआ है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और ये बहती है मीन्स फ्लो करती है कुछ स्टेट्स के थ्रू, व्हिच इज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, व्हिच इज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एज इट फ्लोज अलोंग slowly in the plains, it is joined by several tributaries like Gandak, Ghagra, Kosi and Gomti. So, as it goes along slowly in the plains means ये plains में बहुत slowly plains के साथ ही धीरे धीरे बहती है। So, it is joined by ये कुछ tributaries के through joined है, जुड़ी हुई है like Gandak, Ghagra, Kosi and Gomti. Here it splits into many tributaries. The two main tributaries are Hooghly and Padma. और यहाँ पर आकर नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पर आकर जब इन रिवर्स के साथ जो इन ट्राइब्यूटरीज के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये आकर ये स्प्लिट हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है इनटू मैनी ट्राइब्यूटरीज में, बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज में। और इसमें से मेन टू ट्राइब्यूटरीज हैं, जो की है हुगली एंड पद्मा। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड देन ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और ये जो हुगली ट्राइब्यूटरी है ये बहती है कोलकाता तक और ये ड्रेन हो जाती है, मीन्स जाती है बह जाती है बे ऑफ बंगाल में। द पद्मा एंटर्स बांग्लादेश, हियर इट जॉइंस जमुना। प्लीज रिमेंबर द जमुना एंड यमुना आर टू डिफरेंट रिवर्स। सो जो नेक्स्ट जो ट्राइब्यूटरी है पद्मा, ये बांग्लादेश से एंटर करती है एंड हियर इट जॉइंस द जमुना। और जब ये बांग्लादेश से एंटर करती है तो यहाँ पर ये रिवर को ज्वाइन करती है जिसका नाम है जमुना। और यहाँ पर ये बता रहे हैं दैट कि जमुना और यमुना दोनों अलग अलग नदियां हैं, इसमें लेटर्स का फर्क है। फर्स्ट वाली में आपका है जे, फर्स्ट वन इज जमुना एंड सेकेंड वन इज यमुना। और ये दोनों नदियां अलग अलग हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो। द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, और जमुना नदी जो है वो मेन ब्रांच है, ब्रह्मपुत्र की मेन ब्रांच है इन बांग्लादेश। बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल मीन्स बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले जो ये पद्मा नदी है ये ज्वाइन करती है जमुना को, जो कि बांग्लादेश की जो ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र उसका ये मेन ब्रांच है। The delta made by Ganga and Brahmaputra is largest in the world. It is called the Sundarbans. और इन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के थ्रू जो डेल्टा बनता है वो
वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है और जिसको हम कहते हैं सुंदर बांस। The delta made by Ganga and Brahmaputra is the largest and it is called as Sundar Bans. So इन दो रिवर्स के थ्रू जो डेल्टा बनता है वो सबसे लार्जेस्ट है जो सुंदरबन नाम से जाना जाता है। Now we will read about the next basin which is the Brahmaputra. The Brahmaputra basin. The Brahmaputra river originates near the मानसरोवर लेक in तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हमारी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक लेक से जो कि मानसरोवर के एक लेक से जो कि तिब्बत में है। It runs along course in Tibet where it is called Sangpo. So और ये रस करती मीन्स बहती है along with the course in तिब्बत, तिब्बत के कोर्स से जिसको हम कहते हैं Sangpo. So here it is written T-S-A-N-G-P-O, but in this word we will pronounce it like Sangpo. T is silent because we can't pronunciate Sangpo. Before it enters the Assam Valley, the Ganga and the Brahmaputra rivers together form the largest delta in the world. So जब ये असम वैली में एंटर करने से पहले और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो नदियां हैं वो एक डेल्टा बनाती हैं जो कि लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है which we had already read, which is known as Sundarbans. These river forms a very fertile plain of India. A number of cities have grown along the bank of the river Ganga. Example Haridwar, Kanpur. So ये जो रिवर्स हैं ये बहुत फर्टाइल ये प्लेन को बहुत फर्टाइल बनाती हैं, बहुत उपजाऊ बनाती हैं। A number of cities have grown along the banks of the river Ganga और बहुत सारी सिटीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इसके साथ लगी हुई हैं। But banks of river means इन नदियों के किनारे like हरिद्वार और कानपुर। So students, today we will read till here. We will continue this chapter in the next class. Now note down today's homework. Your today's homework is you have to learn two short answers for lesson 2. So today's homework you have to learn two short answers of lesson 2. So students, today we will read till here. In our next class we will read about life of the people who live in northern plains. So we will continue this chapter in our next class also. So that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your maths teacher from Shivaji Group of Institution. Students, as you know that this is your fourth period, that is of maths. So students, if you have remembered in our studies class, we have started exercise 3E. It means we are in the chapter 3rd now. First of all, we have to write the chapter and the chapter is 3rd. And the name of chapter 3rd is fractional
numbers. Okay, fractional numbers. And we have started exercise 3E in our yesterday's class. Open your page number 40 because in our today's class we will also continue with exercise 3E. So students, if you have remembered, we have started exercise 3E in our yesterday's class and we have done completely question number A. So before starting question number B, I want to take a short review of question number A. So question number A was fill in the blanks by putting it was fill in the blanks by putting to make the statement true. Okay, so here the fractions was like 14 upon 15, 14 upon 17. Student, I told you in the case if numerators are same but the denominators are different, so which denominator is the lowest, that fraction will be the greatest. Okay, that fraction will be the greatest. So here you can see one side you have 14 upon 15, other side you have 14 upon 17. You can see numerators are same but come to the denominator, here is 15, here is 17. 15 is lowest than 17, it means this fraction will be the greater. So 14 upon 15 will be the greater. Okay. Come to the next. If it is if denominators are same but numerators are different, so we will focus on numerators and we will see which numerator is greater, that fraction will be greater. So here 21 is greater, it means 21 and 20, 21 upon 22 will be greater. So this fraction is greater. Okay. So this type of question we have solved in our studies class of question number A. Now come to solve the question number B, which is greater in each of the following pairs. Which is greater in each of the following pairs. So here you will see the first question 5.7, 3 upon 5. So how can we recognize that which fraction is greater? So student, for understanding it, you will do the cross product. It means 5 will multiply this, means cross this. First of all, you will write the solve. Okay, then you will write again these fractions and you will do the cross multiply of the number.
again write the fractions below it. Students, you will see 25 is greater than 21. So this is greater than with this. It means this fraction is greater than with it. Like this you can find the greater fraction. One more question I want to show you. This is 7 upon 15, 9 upon 10. 7 upon 15, 9 upon 10. Okay, so again you will write the fractions. You will do cross products of it, like it. So what you will find here, 10 7 ja 70. 15 9 ja 15 9 ja, read the table. 15 9 ja 135. Okay, so you can see 135 is greater than 8. So fraction of 135, it means 9 upon 10 will be greater. So 7 upon 30, 7 upon 15 and 9 upon 10. So 9 upon 10 will be greater. Okay. One more question you can solve here. If it is 5 upon 12, 7 upon 8, you will do cross product. 5 8 ja 40, 12 7 ja 84. 84 is greater than 40. It means in 5 upon 12 and 7 upon 8, 7 upon 8 will be greater. So students, now you have understand question number first and second of exercise 3. So your homework is solve question number A and B of exercise 3E. So students, this is all about today. Now you have to do question number A and B in your notebook as a homework, and you should complete both the questions. We will continue this chapter in our next class. Till then, complete your work, keep doing revision, and thank you to all for attending today's class. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions here. Welcome you all in the online classes. Students, this is your third period and I am going to continue the written work of your chapter number 3, which is the digestive and excretory systems. Okay. So students, in the previous video we have completed the two very short answers. So let's start after that. So this is your third question. Question number 3 from very short. Okay, no need to write heading again. Just start from the question number 3. Okay, so the question number 3 is,
how much water is present in our body. Okay? And the answer is means how much water is present in our body. Three-fourths of water is present in our body. Okay? So, the next question is means question number 4. Another name of food pipe is what is the another name of food pipe? And the answer is oesophagus. Okay? So, this one is your fourth question. What is the another name of food pipe? And the answer is oesophagus. Okay? Write down the next question. What is the length of curative? What is the length of curative? Okay? This one is your fifth question. And the answer is 25 to 30 centimeter long. Okay? What is the length of curator? And the answer is 25 to 30 centimeter long. Okay? So, there are only 5 questions in your very short answer section. So, let's start the short answers. Okay? Means after this, you have to write the heading short answers. Short answers. Okay? So, have you put the heading and then underline this? Next, note down your first question. Define excretion and digestion. And answer, define excretion and digestion. Means we have to define what is excretion and what is digestion. Means we have to write the definition. First of all, write excretion. Write it by black pen and underline this. Okay? Then the definition is the removal of undigested food from the body is called
excretion. Okay? Excretion, the removal of undigested food from the body is called excretion. Okay? And the next, digestion. Write it with black pen and underline this. Okay? The breaking down of food into simpler form is called digestion. Okay? Means the breaking down of food into simpler form is called digestion. Okay students, we have completed the first question. Write down the second question. Second question is, name the organs present in alimentary canal. Name the organs present in alimentary canal. Write down the answer. Means we have to write all the organs that are present in digestion process and which are in alimentary canal. Let's just start with mouth. Mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The liver and pancreas release digestive juices which mix with food in the stomach. So I haven't tried the liver and pancreas here. So the answer: mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. And the digestion process starts from mouth and ends at anus. But the whole digestion process starts mainly as a small intestine, and then large intestine absorbs leftover water and nutrients. Rectum stores undigested food and anus helps to release it out from the body. So students, we have completed the 2 questions from short answers section. So we will do the rest of the short answers and long answer in the next video. So students, that's all for today, and write down your homework. Complete your notebook and learn keywords of chapter number 3. Okay students, so thank you so much and have a great day.
told you about copying and moving the text, and today I will start this chapter further. So student, today our first heading is to move the selected text. Lesson third, to move the selected text to another location. To another location. Students, if you want to move the text to another location, then you have to follow these steps. Number first, select the text that you wish to copy. Select the text that you wish to move. First of all, you have to select the text that you wish to move. In step second, click on the cut option. Click on the cut option in the clipboard group in Home tab. In Home tab of the Home tab of the Home tab. In step second, click on the cut option in the clipboard group of the Home tab. In step second, first of all, you will click on the Home tab. And after clicking Home tab, you have to click on cut option. In step first, select the text. After that, you have to click Home tab option. In Home tab option menu, you have to click cut option. Step third, click in the document area. Click in the document area where you wish to paste. Where you wish to paste the text. Instead, click in the document area where you wish to paste the text. You have to click anywhere in the document area where you have to paste the text. In step 4, click on the paste option. Click on the paste option in the clipboard group. In the clipboard group. In step 4, click on the paste option in the clipboard group. The text will now be placed at the new location. It means in step first, select the text that you wish to move. सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को आपको
मूव करना, लाइक यू विश टू मूव। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इन स्टेप सेकेंड क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। इसके बाद हम होम टैब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। होम टैब ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन स्टेप थर्ड क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया वेयर यू विश टू पेस्ट द टेक्स्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट एरिया में, यदि आपका डॉक्यूमेंट एरिया, आपको इस टेक्स्ट को यहां पर प्लेस करना है। यहां से आपने इसे सेलेक्ट किया, कट ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद आपको इसे यहां पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और क्लिपबोर्ड ग्रुप पर पेस्ट ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट यहां पर हमारा प्लेस हो जाएगा। You can also use the following keyboard shortcut to cut, copy and paste. Number first, for copying text. For copying the text. If you want to copy the text, then you have to press the combination of Ctrl plus C. Second, for cutting the text. Ctrl plus X. Third, for pasting the text. You have to press Ctrl plus V. It means for copying the text को कॉपी करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl plus C कीज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl plus C की को प्रेस करना है। फॉर कटिंग द टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl plus X एंड फॉर पेस्टिंग द टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl plus V. Student, that's all for today, and today your homework is learn the lesson first. Thank you, friends.